फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो यहाँ हम 30 अक्टूबर का द हिंदू डिस्कस करने वाले हैं। ये आर्टिकल्स हैं मेन जो आज हमारे डिस्कशन का पॉइंट होंगे। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो सबसे पहले तो ये मनरेगा पे डाटा आया है। मनरेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी स्कीम है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले तो देख लेते हैं कि मनरेगा है क्या। मनरेगा एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है। डिमांड ड्रिवन मतलब कोई भी जाके गवर्नमेंट से काम मांग सकता है। तो गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बन जाएगी आपको 100 डेज के लिए वो वर्क प्रोवाइड करे इन अनस्किल्ड सेक्टर। आई मीन आपको स्किल्ड जॉब नहीं मिलती है, अनस्किल्ड जॉब जिसमें जैसे लेबरर टाइप्स जॉब आपको मिलेगी और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है आपको प्रोवाइड करना। ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है और अगर गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करने में फेल हो जाती है तो उसे आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम थी। ये रूरल एरियाज में वर्क करती है, अर्बन एरियाज में ये नहीं है। इसका नाम ही देखिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये रूरल एरियाज के लिए है, अर्बन एरियाज के लिए नहीं है। तो अभी इसमें ये इशू आ रहा है, आप मनरेगा के इश्यूज में लिख के रख सकते हैं। हमेशा फंडिंग का इशू बहुत आता है कि टाइमली जो है फंडिंग नहीं होती या फंडिंग खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे भी यही है कि अभी आधा साल हुआ है और जो फंडिंग इसके लिए एलोकेटेड है वो स्टेट्स के पास खत्म हो रही है। तो इसमें यही लिखा हुआ है 21 स्टेट्स एंड यूटीज आउट ऑफ 35 टोटल जो हमारी है, उसमें से 100% जो इनको एलोकेटेड मनी थी वो ये यूज अप कर चुकी हैं। तो अब 1 महीना और लगेगा कि सप्लीमेंट्री ग्रांट इस एक्ट के लिए एलोकेट हो जाए। देखिए पार्लियामेंट में प्रोसेस होता है, गवर्नमेंट ऐसे ही पैसा किसी को नहीं दे सकती। तो ये सप्लीमेंट्री ग्रांट आप पार्लियामेंट के टॉपिक में पढ़ेंगे अपने लक्ष्मीकांत में, आप चाहें तो अभी भी जाके देख सकते हैं। तो ये पहले पार्लियामेंट अप्रूव करेगी, फिर मनरेगा को एडिशनल फंडिंग मिल सकती है, बट उसमें भी अभी 1 महीना लगेगा। तो दैट मीन्स 1 महीने के लिए वेजेस और जो मटीरियल खरीदने के लिए पैसा चाहिए उसमें डिले आएगा। तो ये इस आर्टिकल में कहा गया है। आप अगर कभी आपको मनरेगा का एनालिसिस आ जाए तो उसमें ये पॉइंट लिख सकते हैं कि फंडिंग की शॉर्टेज जो है मनरेगा में होती रहती है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो इसका मतलब है हमें फंडिंग इसके लिए और एलोकेट करनी चाहिए, स्टेट्स को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। उसके बाद ये सुसाइड्स पे एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा आया है। फार्म वर्कर्स के सुसाइड जो है 18% से बढ़ गए हैं। इसका मतलब यही है कि फार्मिंग सेक्टर में डिस्ट्रेस जो है वो बढ़ रहा है। तो आप ये डाटा फार्मिंग डिस्ट्रेस में यूज कर सकते हैं। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि या तो आप एग्रीकल्चर की कंडीशन भी लिख रहे हैं जब, तब भी आप ये मेंशन कर सकते हैं कि फार्म वर्कर्स की कंडीशन बहुत खराब है, स्पेशली जिनके पास लैंड नहीं होती। लैंड ऑनिंग फार्मर्स की डेथ में तो ड्रॉप आया है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। बट जो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं फार्म में, उनके सुसाइड में 18% ग्रोथ हुई है। दैट मीन्स फार्म सेक्टर जो हमारा बहुत डिस्ट्रेस में है। उसके बाद ये सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली जो इंडियन गवर्नमेंट है, हमारा पार्लियामेंट की बिल्डिंग, राजनाथ जो एक रोड होती है राइजीना हिल्स के पास, जो भी बिल्डिंग्स हैं उन सबको रिफर्बिट कर रही है। देखिए पार्लियामेंट की कैपेसिटी नहीं है, गवर्नमेंट जो है रेंटेड स्पेसेस में अपने ऑफिसेज रख के बैठी है। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज दूर दूर लोकेटेड हैं और जो ये देखिए इतनी ओल्ड कंस्ट्रक्शंस हैं, 100 साल पुरानी, ब्रिटिश टाइम से हैं कहीं तो फिर इनकी जो वो स्ट्रेंथ है वो भी वीकन हो गई है। इस वजह से गवर्नमेंट ने इनकी रीडेवलपमेंट का ये प्रोसेस शुरू किया था, बट इसकी ऑपोजिशन भी काफ़ी है कि ये हेरिटेज को डिस्ट्रॉय करेगी, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करेगी, इतना एक्सपेंडिचर इस पे होगा। तो ये सब इसके क्रिटिक्स है। आप सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के बेसिक्स जाके पढ़ सकते हैं, थोड़ा मैंने आपको बता दिया है। अब आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप इजीली आप समझ सकते हैं। गवर्नमेंट नॉर्थ और साउथ ब्लॉक भी बिल्डिंग का ही नाम है जो इसमें रीडेवलप हो रही हैं। तो इनको जो ओल्ड स्पेसेस हैं, ये ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, इनको म्यूजियम में कन्वर्ट करने का इन्होंने गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, ताकि वो हमारी जो हेरिटेज वैल्यू है इन बिल्डिंग्स की वो भी रहे इंटैक्ट। तो ये आप जाके पढ़ सकते हैं सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट। उसके बाद बाई इलेक्शन। देखिए बाई इलेक्शन आपकी पॉलिटी की टर्म है। तो देखिए इलेक्शन के पर्पस के लिए आपकी जो पूरी कंट्री है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जिसे कि हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। ठीक है, जब स्टेट के इलेक्शंस होते हैं यानी कि एमएलए बनाने के लिए, तब अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं।
जब पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होते हैं यानी कि एमपी इलेक्ट करने के लिए, तो अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, ठीक है। बस कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है कि एक एरिया, इसका एक मिनिस्टर होगा। आप सब मिलके उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो भी रेजिडेंट्स हैं वो मिलके ये अपना लीडर चुनते हैं। तो अगर कभी ये हो कि ये जो लीडर है वो या तो बाय डेथ, उनकी डेथ हो जाए, या वो रिजाइन कर दे, तो ये सीट खाली हो गई। अभी इलेक्शन समझ लीजिए, जो मेन इलेक्शंस है प्रॉपर एमपी एलए के, जो 5 साल बाद आते हैं, वो अभी दूर हैं, वो समझ लीजिए उसको आने में अभी 2 साल पड़े हैं। तो 2 साल के लिए हम ये सीट खाली नहीं रख सकते, तो हमें बीच में इलेक्शंस कंडक्ट करने पड़ेंगे, उसको कहते हैं बाय इलेक्शंस। ठीक है, ये बाय इलेक्शन होता है, ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने समझा दिया। आप पॉलिटी में जाके और पढ़ लीजिए इसको, आपको फिर समझ आ जाएगी अच्छे से। उसके बाद ये दिल्ली के एडिशन में थोड़ा आया था आर्टिकल, ये आर्टिकल इटसेल्फ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट राजा रवि वर्मा ये बहुत ही प्रोमिनेंट इंडिया के मॉडर्न डे के जो है पेंटर रहे हैं। तो ये आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जाके पढ़िए। ऑयल पेंटिंग्स इन्होंने शुरू की थी, इन्होंने ऐसे गॉडेस लक्ष्मी वगैरह की बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई हैं। इन्हें केसरिया हिंद अवार्ड भी मिला था, ओनली पेंटर जिन्हें ये केसरिया हिंद अवार्ड, इंडियन पेंटर आई मीन, अवार्ड मिला है। तो इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ह्यूज है, इन पे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप जाके डिटेल में प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद ये एक एडिटोरियल आया था जो ग्रोइंग इनटॉलरेंस है हमारी कंट्री में, डाइवर्सिटी को हम स्पेस नहीं दे पा रहे हैं, उस पे ये बेस्ड था। तो ऑल्दो इसमें क्रिकेट की बात हुई, आपको पता ही है कि रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट मैच हुआ था जिसमें इंडिया हार गया था, तो कुछ लोग पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो इस आर्टिकल में बेसिकली यही लिखा जा रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसको सेलिब्रेट कर रहा है, हम डेमोक्रेसी है, हम डाइवर्सिटी को अलाउ करते हैं, डाइवर्स ओपिनियंस को अलाउ करते हैं, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो हमारे अकॉर्डिंग चले। तो पेट्रियटिज्म का ये मतलब नहीं है कि वो इंडिया के लिए ही, इंडिया की जीत के लिए ही जो है खुशी मनाएं। तो देखिए आप फुटबॉल देख लीजिए, रोनाल्डो स्पेन के प्लेयर हैं, अगर कोई अर्जेंटीना जहाँ के फेमस प्लेयर हैं मेसी, तो अगर वो मेसी को छोड़ के रोनाल्डो के फैन है और रोनाल्डो के लिए चीयर करते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अर्जेंटीना के लिए उनकी कमिटमेंट या उनकी पेट्रियटिज्म जो है वो कम हो जाती है। वैसे ही अगर कोई पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट कर रहा है, तो इस आर्टिकल में लिखा जा रहा है, तो हमें इतना कोई फोर्स या ऐसे डिफिकल्ट आर्टिकल्स, क्रिमिनल आर्टिकल, टेररिस्ट वाले आर्टिकल्स उन पे नहीं अप्लाई करने चाहिए। ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए सही बात नहीं है, हमारी डाइवर्सिटी को सस्टेन करने के लिए सही बात नहीं है। हमारी इंडिया में फिर अगर हम ऐसा हार्ड स्टैंड लेते हैं, पुलिस एक्शन लेते हैं इतनी छोटी सी बात के लिए, हमारी जो रिसेंटमेंट है जो हमारे यूथ में, स्पेशली माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटीज के यूथ में, वो बढ़ जाएगी, सोशल डिसहार्मनी बढ़ेगी, लड़ाइयाँ बढ़ेगी, रिसेंटमेंट बढ़ेगी, जो यूथ है वो डिरेल होंगे। ऐसे ही तो टेररिज्म की तरफ लोग पुश होते हैं, जब उन्हें इक्वल स्पेस नहीं मिलती है, उन्हें हमेशा नीचे का दर्जा दिखाया जाता है, उनकी फैमिलीज को हार्म किया जाता है, उनकी ह्यूमन राइट्स को हार्म किया जाता है। इसीलिए इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है और इंडिया एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, तो बेसिक इंडिया की डेमोक्रेसी का हॉलमार्क है सोशल इंक्लूजन। तो कितने भी रिलीजन हो, कितने भी व्यूज हो, किसी चीज के भी बारे में, क्रिकेट के बारे में, चाहे वो क्रिकेट की मैच के बारे में व्यूज हो, हमें सबको स्पेस देनी चाहिए, सबका हक है कि वो अपने अकॉर्डिंग रह सके, जब तक हमारी सिक्योरिटी को हार्म नहीं कर रहे, लॉ एंड ऑर्डर को कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहे, कोई अपने घर में रह के कुछ भी कर रहा हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें सबको स्पेस देनी चाहिए। ठीक है, ये इस आर्टिकल में था। ये आप एज एन एग्जाम्पल क्रिकेट मैच के बाद क्या हुआ ये यूज कर सकते हैं, जब भी आपने टॉलरेंस के बारे में, एथिक्स में टॉलरेंस पे आ सकता है, तो तब आप यूज कर सकते हैं इसकी एग्जाम्पल। डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी के एसेज में भी आप ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड के सेक्शंस आए हैं, तो प्लीज आप ऐसे सेक्शंस जब न्यूज में आते हैं तो इनकी एक शॉर्ट लिस्ट सी बना के रखिए, क्योंकि जब आप केस स्टडीज लिखते हैं, अगर सिमिलर टाइप का केस आपके सामने आ जाए तो आप ये सेक्शंस उसमें यूज कर सकते हैं, जिससे आपको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। आप खुद सोचिए, अगर आप अपने आंसर में ये ऐसे सेक्शंस मेंशन कर पाते हैं
तो ऑब्वियसली आपको एड ऑन मार्क्स मिलेंगे, आपका आंसर जो है, आर्ग्यूमेंट्स जो है उसमें वेट आ जाएगा, इंप्रेसिव बन जाएगा, लॉजिकल बन जाएगा आंसर। तो ये आप लिख के रखिए। ये सेडिशन का सेक्शन है 124A, बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ये तो आपको पक्का ही याद रखना है। बाकी ये 153A, 153B, 505 ये भी बहुत रिपीट होते हैं, आपको आराम से याद हो जाएंगे, ये भी लिख के रखिए आप। यूएपीए एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ऑलरेडी यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आ गया है, इसका एनालिसिस करने के लिए आया था 2018 में। आप इसको भी जाके पढ़ सकते हैं, इसके प्रोविजंस और फिर इसका क्रिटिक एंड वे फॉरवर्ड, तो ये भी आप करके रखिए अपने पास। ये भी इसी से रिलेटेड, जो आपका मेन एडिटोरियल है वो भी टॉलरेंस डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। तो बस इसमें एक बाकी पॉइंट्स आप एग्जाम में नहीं लिख सकते जो भी इन्होंने आर्टिकल में मेंशन किए हैं, क्योंकि आप कंट्रोवर्शियल चीजें अपने आंसर्स में नहीं लिख सकते हैं, आपको वो अवॉइड करनी चाहिए एज फार एज आप कर सकते हैं। इन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मेंशन किया है, लव जिहाद मेंशन किया है, उसके बाद बीफ ईटिंग, बीफ बैंस वगैरह मेंशन किया है, वो सब आप मेंशन ना ही करें तो अच्छा है। बस एक पॉइंट ये इनका कंक्लूजन में जो लिखते हैं ये बहुत अच्छा है, ये आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में, कि इंडिया, देखिए इंडिया का हॉलमार्क रहा है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, सोशल इंक्लूजन। इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, आपको कास्ट, रिलीजन, रीजन्स, लैंग्वेजेस, ड्रेसेस, सॉन्ग्स, आप कुछ भी उठा लीजिए, जितनी डाइवर्सिटी इंडिया की है उतनी किसी भी नेशन में नहीं है। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, तब ये भी प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि इंडिया सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है, ये आपस में लड़के ही मर जाएंगे। ब्रिटिश लोग या अंग्रेज यही सोचते थे, बट इंडिया ने अपनी टॉलरेंस के थ्रू अपनी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया। तो इंडिया का ये हॉलमार्क है सोशल इंक्लूजन और डाइवर्सिटी को इंक्लूड करना। तो वही ये राइटर कह रहे हैं कि आजकल जो इंसिडेंसेस हो रहे हैं, सीएए, ये बीफ बैन, लव जिहाद वगैरह, ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं इंडिया के ब्रांड को, इंडिया की वैल्यूज को खराब कर रहे हैं। पहले हम पाकिस्तान वगैरह को ब्लेम करते थे, श्रीलंका को, कि ये अपनी माइनॉरिटीज को इक्वल स्पेस नहीं दे रहे। पाकिस्तान में हिंदू सिख्स के अगेंस्ट बहुत कुछ होता है, अफगानिस्तान में भी सेम आप रिसेंटली देख रहे हैं, श्रीलंका में आपको पहले भी मैंने बताया है कि तमिल में जो माइनॉरिटी पे बहुत वायलेंस होती है, म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम्स आपको पता ही है, ये बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्री है। तो इंडिया का तो हॉलमार्क ही है कि ये हर रिलीजन के लोगों को, अपनी पूरी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता जा रहा है। बट ऐसे इंसिडेंट्स अगर हम होने देते हैं, क्रिकेट की हमने एग्जांपल डिस्कस की, जो फैब इंडिया की न्यूज एडवर्टीजमेंट उनको हटानी पड़ गई थी, बीफ बैंस, लव जिहाद, ये सब जो है इंडिया के ब्रांड को, इंडिया की वैल्यूज को हार्म करते हैं। तो हमें ये नहीं होने देना चाहिए। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को मोर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हर पार्टी को, कोई पर्टिकुलर पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हर पार्टी वोट्स खींचने के लिए कास्ट और रिलीजन के बेस पे लोगों को डिवाइड करती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है रिस्पॉन्सिबली एक्ट करे और इक्वल स्पेस हर सिटीजन को प्रोवाइड करे, ताकि लॉन्ग टर्म में इंडिया में स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एशियान का, जो म्यांमार पे रिसेंट आया है, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एशियान है ही क्या। ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, 10 नेशंस की ये एसोसिएशन है। ये 10 इसके मेंबर्स हैं, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये सारे इसके मेंबर्स हैं। तो आप पहले तो एशियान के बारे में आज सारी बेसिक्स पढ़ लीजिए, इसके मेंबर्स कौन कौन है, कब बना है, इसके पर्पसेस क्या है, यहाँ मैंने लिख रखा है। बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन के लिए होता है, कि ये इकोनॉमिक अपना ट्रेड वगैरह बढ़ा सकें, एजुकेशनल टाइज, कल्चरल टाइज, ये सब जो है स्ट्रेंथन कर सके, को प्रोस्पेरिटी पे फोकस कर सके, एज अ रीजन ये ग्रो कर पाए एक दूसरे की मदद से। तो एशियान जो है, एशियान बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको आज एक कवर करनी है। उसके बाद म्यांमार की बेसिक सिचुएशन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको ऑलरेडी पिछली एक वीडियो में बता चुकी हूँ, यहाँ एक जल्दी से बता देती हूँ। देखिए म्यांमार मिलिट्री रूल्ड स्टेट ही रही है, स्टेट मींस कंट्री, इतने सालों से। बट ये आप जो फोटोग्राफ में देख रहे हैं, ओंग सान सू की, तो ये इनके एफर्ट्स की वजह से, ये 20 साल से जेल में रही, तो इनके एफर्ट्स की वजह से फाइनली 2015 में म्यांमार में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो पाई थी। फुल डेमोक्रेसी तो एस्टैब्लिश नहीं हुई थी, क्वाजी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी। क्वाजी मींस पार्शियल, पार्शियल इसलिए क्योंकि आर्मी ने कुछ सीट्स अपनी लेजिस्लेचर में अपने पास रखी थी।
तो कंप्लीटली डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट वो नहीं थी यहाँ पे। बट फिर भी चलिए इसमें डेमोक्रेटिक जो है पार्शियल डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा था। बट अभी देखिए रिसेंटली क्या हुआ, म्यांमार की आर्मी को लगा कि इनका इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है, सू की का और डेमोक्रेटिक इनकी पार्टी का, एनएलडी जो इनकी पार्टी है उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता जा रहा है। ये पार्लियामेंट में और सीट्स जीतेंगी, इलेक्शंस आने वाले थे, इनकी पावर और कम हो जाएगी, रेलिवेंस आर्मी की और कम हो जाएगी। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन पे फॉल्स चार्जेस लगा के किसी भी करप्शन के, ये देखिए इलीगली ओनिंग वॉकी टॉकीज, ऐसे चार्जेस लगा के इनको जेल में डाल दिया, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया और खुद पावर को इन्होंने एक्वायर कर लिया, जिसे कहते हैं कू या तख्ता पलट। इन्होंने अपने हाथों में पावर ले ली और डेमोक्रेटिकली। अब उससे क्या हो रहा है कि लोग जो है म्यांमार के वो प्रोटेस्ट में उतर आए हैं, जिसकी वजह से म्यांमार की मिलिट्री और नॉर्मल जो जनता है उसमें फेस ऑफ हो रहा है। इसमें बहुत सारे लोग मर चुके हैं, ये देखिए कि एस्टिमेट किया जा रहा है कि 1000 से ज्यादा लोग अपनी लाइफ जो है लॉस कर चुके हैं। यूएन ने इसको सिविल वॉर की कंडीशन डिक्लेयर कर दिया है। सिविल वॉर मतलब जब कंट्री के इनसाइड ही दो ग्रुप्स या मोर ग्रुप्स बन जाएं और वो आपस में भिड़ रहे हों, तब सिविल वॉर होती है। तो म्यांमार में ऐसी सिविल वॉर चल रही है, एक आर्मी का ग्रुप, एक प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप। तो ये कंडीशन म्यांमार में चल रही है। तो अब देखिए हमने डिस्कस किया कि एशियान जो है को प्रोस्पेरिटी, पीस एंड स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहा है। तो एशियान म्यांमार को सही पाथ पे लाने के लिए इसने इनकी आर्मी के हेड को कहा कि आपको देखिए इंश्योर करना होगा कि आप वायलेंस इमीडिएटली एंड करें, आप रिकंसिलिएशन यानी कि सू की के साथ बातचीत दोबारा से शुरू करें और जो है पीस और स्टेबिलिटी म्यांमार में एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें, ठीक है। और बट ये ऐसा कुछ हो नहीं पाया। इन्होंने अप्रैल में स्पेशल मीटिंग करके इनके आर्मी के जनरल के साथ ये सब स्टेप्स लेने के लिए इनको कहा था, बट ऐसा कुछ म्यांमार की आर्मी ने नहीं किया है, बल्कि टॉर्चरिंग और किलिंग्स जो है म्यांमार में बहुत ज्यादा चल रही हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की भी और कॉमन सिटीजन्स की भी। तो इसी वजह से अब एशियान की रीसेंट मीटिंग हो रही थी सारी मेंबर कंट्रीज की, इन्होंने म्यांमार की मिलिट्री को आने से मना कर दिया। तो ये बहुत अच्छा मूव है। ये देखिए वर्ल्ड में बाकी कंट्रीज जो हैं म्यांमार को इतना अपोज नहीं कर रही, जो बड़ी म्यांमार के आसपास कंट्रीज है यानी कि चाइना और इंडिया। चाइना का तो जिधर इंटरेस्ट होता है वो उस तरफ हो जाता है, अब इसको आर्मी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इंडिया डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, बट इंडिया के म्यांमार में बहुत स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, तो ये आर्मी के साथ सीधा लड़ या उनके अपोजिट स्टैंड नहीं ले सकते। तो इसीलिए इन्होंने आर्मी को कहा है कि आप डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कीजिए, हम चाहते हैं कि म्यांमार में डेमोक्रेसी आए, बट इंडिया ओपनली म्यांमार की आर्मी को अपोज नहीं कर सकता, इंडिया के इंटरेस्ट म्यांमार में हार्म होंगे। तो अब बचा है आसियान। आसियान के पास ये पावर है कि अब ये म्यांमार आर्मी को पुश कर सके कि वो स्टेबलाइज करे म्यांमार के अंदर कंडीशंस। इसी वजह से ये जो इन्होंने इनकी एंट्री जो है कैंसिल कर दी है रिसेंट मीटिंग में, ये बहुत अच्छा मूव कहा जा रहा है। इससे म्यांमार को डर रहेगा, म्यांमार की आर्मी को, कि ये आइसोलेट हो जाएंगे रीजन में, कोई इनको पूछेगा नहीं, इनके साथ कोलैबोरेट नहीं करेगा। जैसे नॉर्थ कोरिया, कोई उनसे बातचीत नहीं कर पाता, कोई ट्रेड नहीं होता, वो एक ही बहुत ही आइसोलेटेड कंट्री है। तो म्यांमार की आर्मी को इस बात का डर रहेगा और हो सकता है कि फ्यूचर में वो कुछ स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें। तो ये इस आर्टिकल में है, ये बहुत अच्छा मूव है। म्यांमार पे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं, और बेसिक्स भी मैंने आपको समझा दिए, तो म्यांमार पे आप सारी अब जो न्यूज आएगी आप समझ पाएंगे। उसके बाद ये चाइना की डोमेस्टिक जो सिचुएशन है उस पर आर्टिकल था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप अगर चाइना को ज्यादा समझना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली रीड कर सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं वो तो रीड कर ही सकते हैं, बट कुछ समझ आएगा वो अलग बात है। तो आप ट्राई कर सकते हैं रीड करना, कोई हार्म नहीं है रीड करने का। उसके बाद ये सैटरडे में ग्राउंड जीरो आता है एडिटोरियल पेज के बाद। इसमें एक केस से रिलेटेड बहुत ज्यादा डिटेल दी होती है जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो आप ये बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो इसके बेसिक्स है, यानी कि ये ड्रग अब्यूज पे है केस, तो आपके ड्रग टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मेंस में क्वेश्चन आ चुका है कि ड्रग एडिक्शन के कॉजेज क्या हैं, इंडिया में प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ये सब। एनडीपीएस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। ये दोनों बहुत ही
फ्रूटफुल डिस्कशन थी, बहुत पॉइंट्स आए थे। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप प्लीज कल की डिस्कशन भी दोबारा जाके चेक कीजिए अगर आप आज ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एंड उसके बाद एनसीबी, नेशनल एनसीबी जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है इस केस में, आपको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो इसमें इन्वॉल्व है उसके बारे में भी पढ़ना है। ये 3 चीजें आपको इस केस में पढ़नी है, इसकी डिटेल्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद ये आर्टिकल आया है कि UIDAI हमारी आधार की जो अथॉरिटी है, इट इज सीकिंग एग्जेम्पशन फ्रॉम डाटा बिल। तो इसको समझने के लिए पहले आपको 2 चीजें करनी होंगी। एक तो डाटा प्रोटेक्शन बिल जाके पढ़िए, आपको PRS लेजिस्लेटिव की वेबसाइट पे ये आराम से मिल जाएगा। आप सिर्फ डाटा प्रोटेक्शन बिल इसको पढ़िए, इसके क्रिटिक पढ़िए, इसके पॉजिटिव्स पढ़िए, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया KS पुट्टास्वामी जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी केस में राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 डिक्लेयर किया गया था। तो उसी के बाद ही ये लीगल प्रोविजन जो है अब बनाई जा रही है। तो ये दोनों चीजें इस आर्टिकल में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जाके आप आराम से कवर कीजिए, ये आपको बाद में समझ आ जाएगा। इसमें कुछ खास नहीं है। UID कह रही है कि हमें डाटा प्रोटेक्शन लॉ से एग्जेम्प्ट कर दीजिए, बट इशू यही है कि आपको एग्जेम्प्ट कैसे कर सकते हैं, इस लॉ का मतलब ही क्या अगर आप हमारी प्राइवेसी नहीं मेंटेन कर पाएंगे। डाटा प्राइवेसी, हमारा आधार का सारा बेसिक डाटा, हमारा बायोमेट्रिक डाटा UIDAI के पास है, तो हम इसको एक्सक्लूड कैसे कर सकते हैं, है ना। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबसे ज्यादा बनती है कि हमारा डाटा, पर्सनल डाटा, बायोमेट्रिक डाटा जो है सेफ रखें। तो ये कह रहे हैं कि हमें एग्जेम्प्ट कर दीजिए क्योंकि हम ऑलरेडी UIDAI एक्ट में आता है, तो वो ओवर हो जाएगा, ऐसे कुछ आर्ग्यूमेंट दिया है। ये आर्ग्यूमेंट जो है स्टैंड नहीं करेगा कहीं भी, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट ये दोनों चीजें हैं, तो ये जाके प्लीज डिटेल में इसके बेसिक्स कवर कीजिए। उसके बाद ये आपको पता ही है कि मोदी जी जो हैं EU की विजिट पे गए हैं। हमारा COP26 जो एनवायरनमेंट पे ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड में हो रही है, उससे पहले G20 का भी समिट हो रहा है EU में। तो इंडिया वहां पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव गए हुए हैं, रोम इटली में पहुंचे थे, ठीक है। उसके बाद ये मीटिंग कर रहे हैं। तो इसमें आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कि आपको G20 के बारे में डिटेल में पढ़ना है आराम से। मेंस में, प्री में इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इसके मेंबर्स, इसके पर्पस, इसके हेडक्वार्टर्स, इसकी फाउंडेशन डेट, वो सब आपको कवर करना है। उसके बाद इंडिया EU रिलेशन के भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इस ईयर के लिए। इस आर्टिकल में कुछ भी मेंशन नहीं है, आगे आर्टिकल न्यूज़पेपर में आते रहेंगे, तब हम इंडिया EU के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो इंडिया EU के बेसिक्स जो है गूगल पे पढ़ सकते हैं, या आप अगर कोई बुक रेफर कर रहे हैं तो वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये 2 चीजें इस आर्टिकल्स में से आपको कवर करनी है, G20 एंड इंडिया EU। उसके बाद ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इंडिया इजराइल के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजी में, साइबर सिक्योरिटी में। तो अब ये आप एक पॉइंट इंडिया इजराइल रिलेशंस में लिख के रखिए कि हम मिलिट्री कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज बूस्ट कर रही हैं। इसके लिए दोनों 10 साल के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप ड्रॉ कर रही हैं, जिससे ये आइडेंटिफाई करेंगी कि किस किस एरियाज में ये को डेवलपमेंट कर सकते हैं, जैसे कि मिसाइल्स बनाना, ऐसे बॉम्ब्स बनाना, बहुत जगह जहां भी ये कोऑपरेट करना चाहें, तो 10 ईयर का ये रोड मैप बनाया जा रहा है। तो ये आप छोटा सा पॉइंट इंडिया इजराइल डिफेंस या मिलिट्री कोऑपरेशन के टॉपिक में लिख के रख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, कुछ महीने पहले ये पाया गया था कि EPFO के अकाउंट से पेंशन फंड जो हमारा होता है, उसमें से 21 करोड़ साइफन या निकाले गए हैं इलीगली, कहीं से कहीं किसी और अकाउंट में डाल दिए गए हैं। तो इसी पे ये इन्होंने आर्टिकल आया है कि ये जो पेंशन फंड के स्टाफ है, ये सिविल सर्विसेज रूल के वायलेशन में एक्ट कर रहा है। ये EPFO के स्टाफ होते हुए प्राइवेट जो फर्म्स हैं उनको कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए, एक तो ये सर्विस रूल्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, दूसरा ये ऐसी करप्ट एक्टिविटीज भी इसी वजह से हो रही हैं क्योंकि इन पे कोई चेक नहीं किया जा रहा कि ये स्टाफ जो हैं पब्लिक फंक्शनरी होते हुए प्राइवेट एरिया में काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो यही इस आर्टिकल में कहा गया है कि हमें इन पे स्ट्रॉन्ग एक्शन इनके अगेंस्ट लेना पड़ेगा, तभी ये एक्टिविटीज रुक पाएंगी। तो आप एज एन एग्जांपल इसको सिविल सर्विसेज, आपके एथिक्स के पार्ट में सिविल सर्विसेज रूल जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपका ऑप्शनल है तो भी ये इंपॉर्टेंट है, तो उसमें ये एग्जाम्पल लिख के रख सकते हैं PF स्टाफर्स की, उसमें ये आपको काम आएगी।
उसके बाद ये यूएस डीपन्स टाई विद ताइवान। देखिए ये पूरी इंडो पैसिफिक की यूएस की पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स है। द नेक्स्ट ग्रेट गेम, आप जब पढ़ेंगे अफगानिस्तान आपको ग्रेट गेम पता चलेगा क्या मतलब होती है। तो अब स्ट्रैटेजिस्ट जो हैं कह रहे हैं कि ताइवान में यूएस की द ग्रेट नेक्स्ट ग्रेट गेम जो है स्टार्ट हो गई है। चाइना के ग्रोथ को चेक करने के, चाइना के इन्फ्लुएंस को चेक करने के लिए अब यूएस अपने आप को इंडो पैसिफिक रीजन में रिपोजिशन कर रहा है, इसीलिए इन्होंने अफगानिस्तान से भी एग्जिट मारा है। इंडो पाकिस्तान में इनको सबसे अच्छी पोजीशन ताइवान मिल रही है। ताइवान आपको पता हो कि चाइना का ही ब्रेक थ्रू आप कह सकते हैं रीजन है, चाइना इसको अपने में मिलाना चाहता है, ताइवान जो है अपना इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। तो वही यूएस इसको सपोर्ट करके चाइना के अगेंस्ट एक्ट करने का कोशिश कर रहा है। इसमें बस यही है, इसके डिटेल्स आपको जरूरत नहीं है, ये इसके बेसिक्स है। आगे से ताइवान पे कुछ भी इशू आए और यूएस उसको सपोर्ट क्यों कर रहा है आपको समझ आ जाएगा, और चाइना को कंसर्न्स होंगे ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट, तो चाइना की भी आपको कंसर्न्स और वरीज जो है इससे समझ आ जाएंगी। फाइनली ये देखिए, हमेशा ही इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया तालिबान में यही चलता रहता है कि इंडिया का बस अब यही एम है कि तालिबान को ये बारी बारी कहता रहे कि अपनी अफगान सॉइल को हमारे अगेंस्ट टेररिज्म के लिए मत यूज करने देना। तो इस आर्टिकल में कुछ खास नहीं है, जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है अफगान में इन्वॉल्व है, इसीलिए इंडिया जो है अब तालिबान के साथ एंगेज करना शुरू कर रहा है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस डिस्कशन, होप इट हेल्प्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।